हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में जस्ट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले इसको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलमोस्ट सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट B इक्वल टू म्यू नॉट H। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डेफिनेशन होता है, जहां पे म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये होता है आपका म्यू नॉट। अगर आपको मीडियम दिया हुआ है तो उसका रिलेटिव परमिबिलिटी आप यहां पे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में फिर वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। अगर आपको मान लो मीडियम का परमिबिलिटी दिया हुआ है, रिलेटिव परमिबिलिटी, तो म्यू नॉट म्यू आर एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका बिल्कुल सेम होता है जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोगों ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया था, जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है B। ठीक है, दैट B। इस तरीके से अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और अगर मान लो मैं यहां पे कोई सरफेस पुट करता हूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पे एक सरफेस लिया इस तरीके से, ठीक, एक सरफेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है वो इस पर्टिकुलर सरफेस से जब पास होगी तो वो क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीन लाइन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सरफेस से पास हो रही है, तो ये तीनों जो जनरेट करेगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगी। बट जो फील्ड लाइंस ये आपके पास हो गया और यहाँ पे हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं होगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे मान लो कि मैं एक डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये प्लेन है, एक शीट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। इस तरीके से मैंने एक शीट को प्लेस किया है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन मान लो इस डायरेक्शन में ये ds, तो इसमें डिफरेंशियल सरफेस मैंने सेलेक्ट किया और इसका डायरेक्शन ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, और डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इस डिफरेंशियल सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो लेट अस से दैट एंगल इज थीटा। तो इस डिफरेंशियल सरफेस से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? सो द मैग्नेटिक फ्लक्स इज, इसको भी डिनोट करते हैं जाई से, एंड जाई आपका सिर्फ इस इतने पोर्शन से अभी हम लोग निकाल रहे हैं, इतने पोर्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी जाई इक्वल टू बी डॉट ds। ठीक है, ये होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपको निकालना है कि इस पूरे शीट में से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस पूरे शीट में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस डिफरेंशियल सरफेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द सरफेस। तो इफ वी इंटीग्रेट इट, सो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस b डॉट ds। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अब ये b डॉट ds है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? b इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस b ds cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, b ऑफ ds cos थीटा। तो इसमें b और cos थीटा आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ds, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, अगर आपको उस शीट का, उस प्लेन का अगर एरिया पता है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? b cos थीटा इंटू एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं वेबर से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो होता है वेबर। क्लियर? अब इसी में हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस थी, जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी लिया था। अगर मान लो फील्ड लाइन इस तरीके से है और आपका जो शीट है अगर वो इस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेस्ड है,
ठीक है, मतलब वर्टिकली प्लेस्ड है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इस तरीके से प्लेस्ड है तो इसमें अगर मैं डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करता हूं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा और ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो ds है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में आपका जो जाई होगा वो इंटीग्रेशन b डॉट ds से, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है अभी 0, तो ये b ds cos 0 हो जाएगा और इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका b इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ds और b इंटू एरिया। ठीक है, तो इस केस में जाई इतना हो जाएगा बी ए। ठीक है, तो अगर आपके पास फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास हो रही है इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा। तो अगर आप शीट को इस तरीके से प्लेस्ड करते हो तो इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होंगी। ठीक है, तो अगर आप इसको टिल्ट करोगे तो इसमें से लेस नंबर ऑफ फील्ड पास होगा, अगर आप इसको वर्टिकली प्लेस करोगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी। अब मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस करता हूं, अगर मान लो मैं इस तरीके से इसमें फील्ड लाइंस हैं और मैं इसको शीट को हॉरिजॉन्टली प्लेस करता हूं, मान लो इस तरीके से मैंने प्लेस किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो ds का डायरेक्शन है ये है आपके पास और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे जब जाई को मैं लिखूंगा तो इंटीग्रेशन b डॉट ds से इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो द टोटल फ्लक्स विल बी 0। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से 3 डिफरेंट केस है हमारे पास, जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी था। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास इस तरीके से कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये एक क्लोज सरफेस है, स्फीयर है। ठीक है, तो एक क्लोज सरफेस है अगर आपके पास और मान लो कि इसमें से कोई फील्ड लाइन पास हो रही है इस तरीके से B। ठीक, तो अब आपके पास ये स्फेरिकल सरफेस है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो ds सेलेक्ट करता हूँ, ये डिफरेंशियल सरफेस। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अगर क्लोज सरफेस स्फेरिकल है तो उस केस में जो ds होगा मतलब उस डिफरेंशियल सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और अवे फ्रॉम द सरफेस होगा। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब इसी डायरेक्शन पे होगा ds। तो b और ds यहाँ पे क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो b और ds सेम आ रहे हैं मतलब d जाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो b ds cos 0। ठीक है, और b ds cos 0 से यहाँ पे कितना आ जाएगा b ds। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट किया होता सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे b का डायरेक्शन इस तरफ है और डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, तो डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन आपके पास ये आ जाएगा अवे फ्रॉम द सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस तरफ आएगा इस बार क्योंकि आपने सरफेस को इस तरफ सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आ जाएगा d जाई इक्वल टू b ds। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो यहाँ से ये b का डायरेक्शन है, ये b का डायरेक्शन है और ये ds का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री। तो यहाँ पे d जाई कितना हो जाएगा cos पाई माइनस 1, तो b ds आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, तो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो यहां से आपके पास आ गया जाई, मान लेते हैं टोटल फ्लक्स, तो जाई इक्वल टू कितना आ गया माइनस बी डी एस यहाँ से और यहाँ से प्लस बी डी एस, तो टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, सो दैट इज 0। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज 0, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा हमेशा होगा कि अगर आपके पास यहाँ से कोई फील्ड लाइन जा रही है और यहाँ से कोई फील्ड लाइन जा रही है तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फ्लक्स जनरेट करेंगे, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि आपकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं और एक इस तरफ से आ रहा है तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट जनरेट करेगा और ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो इस तरीके से टोटल फील्ड लाइंस जितनी भी इस क्लोज सरफेस से पास होगी वो सभी टोटल फ्लक्स कितना जनरेट करेंगे 0। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस
any closed surface is always equal to 0. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस बी डॉट डी एस, नेट फ्लक्स 0 होता है इसीलिए इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस बी डॉट डी एस 0 होता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन. इन इंटीग्रल फॉर्म. ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस आ रहा है तो यहां पे हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम आपके पास होता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर. तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, अगर आपके पास कोई वेक्टर है a डॉट डी एस, सो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर dv. ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज सरफेस है तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ b dv इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट डेल डॉट b इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म. ये आपका पॉइंट फॉर्म या फिर डिफरेंशियल फॉर्म. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑल द 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस डिराइव हो चुके हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका ओवर द क्लोज सरफेस b डॉट डी एस 0 होगा तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको और एक तरीके से सोच सकते हैं, अगर हमारे पास एक मैग्नेट को हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आपका नॉर्थ टू साउथ होता है. ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ होगा. ठीक है, अब इन साइड में कैसा होगा? तो इन साइड में हमारे पास इस डायरेक्शन पे होगा. ये इस तरीके से इन साइड में साउथ टू नॉर्थ होगा और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ होगा. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक क्लोज सरफेस ड्रॉ किया इस तरीके से, ये क्लोज सरफेस है. ठीक है, तो इसमें देखो आप कि यहाँ पे 2 फ्लक्स फील्ड लाइंस एंटर हो रही है और यहाँ पे 2 फील्ड लाइंस आउटसाइड है. तो टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा? 0. तो टोटल फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज 0, दैट मींस फ्लक्स इज 0. तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई. वैसे ही आप कहीं पे भी फॉर्म कर सकते हो. अगर मान लो मैं यहाँ कहीं पे फॉर्म करता हूँ एक क्लोज सरफेस तो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 ये पूरी फील्ड लाइंस क्या हो रही है? आउटसाइड है. ठीक है, और यहाँ पे ये सारी जो फील्ड लाइंस है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है इन साइड में, तो यहाँ पे ये सारी एंटर कर रही है और उतनी फील्ड लाइंस यहाँ पे आउटसाइड है. तो यहाँ पे भी क्या हो गया? टोटल फील्ड लाइंस एंटर और जो टोटल फील्ड लाइंस आउटसाइड है ये क्या हो गया? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सो ये आपका शो करता है ये पर्टिकुलर मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन दैट आइसोलेटेड magnetic charge does not exist. ठीक है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब है कि जब भी हम लोग मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ में ही डिवाइड होगा. तो फील्ड लाइन जो है वो हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगी और हमेशा फ्लक्स जो है वो
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मैक्सवेल्स के इक्वेशंस डिराइव होते हैं फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारे पास मैक्सवेल्स के टोटल 4 इक्वेशंस डिराइव हो चुके हैं। एक बार हम लोग उसके चारों इक्वेशन को डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन फॉर्म इसका हम लोग नोट कर लेते हैं। और ये देख लेते हैं कि वो कहाँ से डिराइव हुआ था। ठीक है, तो मैक्सवेल 4 इक्वेशंस के ओरिजिन कि वो कहाँ से डिराइव होता है और उसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म, और ये उसका रिमार्क या फिर आप बोल सकते हो कि कहाँ से डिराइव हुआ था, ओरिजिन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग देखे थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखे थे वो था आपका गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉसेस लॉ से आपका स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे इंटीग्रेशन, आप मैक्सवेल इक्वेशन क्या था, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस डी डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम रो वी डी वी। ठीक है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो वी। ठीक है, तो ये था आपका गॉस लॉ से जो डिराइव हुआ था मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपका डिराइव हुआ था इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ ई डॉट डी एल इज 0। ठीक है, और इसका जो आपका डिफरेंशियल फॉर्म था कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपका क्या शो करता है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर, मतलब क्या हो गया कि वो इररोटेशनल होता है, कंजर्वेटिव होता है, बिकॉज उसका कर्ल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, थर्ड जो हम लोगों ने डिराइव किया था यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप एच डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन J dot J dV, JDS, सॉरी, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस JDS। ठीक है, एंड इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म था ये था कर्ल ऑफ H इक्वल टू J। ठीक, ये आपका डिराइव हुआ था एम्पियर्स लॉ से। और फोर्थ जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस B डॉट डी एस इक्वल टू 0, और इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म था डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0, और ये आपका शो करता है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस हैं, और इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन ये होता है। ठीक है, ये सारा जो हम लोगों ने डिराइव किया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको टाइम वेरिंग फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो टाइम वेरिंग फील्ड के लिए जो चेंजेस इसमें आएंगे वो ये होता है आपका कि टाइम वेरिंग फील्ड के लिए यहाँ पे कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है, ये टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, और इसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रल फॉर्म भी आप निकाल सकते हो। अगेन यहाँ पे आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके इसका इंटीग्रल फॉर्म भी डिराइव कर सकते हो। सेकेंड, कर्ल ऑफ H, ये सिर्फ J होता है, तो ये आपका बाद में J प्लस JD हो जाता है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है।